हेलो वेलकम। मैं हरभजन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एचपी सिंह एकेडमी पर। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें आज इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक है। एक बहुत ही जाने माने पोएट, एसेस्ट एंड नॉवलिस्ट एंड राइटर हैं, जिन्हें 20वीं शताब्दी का पोएट एंड राइटर एंड नॉवलिस्ट माना जाता है। ये एक अपनी फैमिली के बहुत ही रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे। माना जाता है कि ये इतनी नवाबी फैमिली से थे कि ये जिस फैमिली से बिलोंग करते थे उस फैमिली में ये राइटिंग करना या फिर डांसिंग या फिर सिंगिंग, ये सबको बड़ा ही बेकार, बहुत ही गिरा हुआ काम माना जाता था। इस फैमिली से, ऐसी फैमिली से ये बिलोंग करते थे, जिस कारण इन्होंने स्टार्टिंग के कुछ वर्क जो लिखे थे वो अपने खुद के नाम से नहीं लिखे थे। इन्होंने एक जूडो टाइप नाम यानी पेन नेम ले रखा था, उससे इन्होंने लिखना शुरू किए थे। यानी अपना नाम बदल के लिखना शुरू करते थे कि इन्हें कुछ घर वाले जो हैं वो पसंद करें या ना करें। इस वजह से ये अपने खुद के नाम से नहीं लिख रहे थे। तो ऐसे जो हमारे पोइट हैं या एसेस्ट बोलें या फिर नॉवलिस्ट बोलें, तो इनका नाम है, आप लोग देख पा रहे हो स्टूडेंट, जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी जो हैं, इनकी आज बायोग्राफी देखेंगे, कुछ वर्क्स देखेंगे, फिर आगे इनके 1 बाय 1 करके हम लोग वर्क्स को डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर जॉन गाल्सवर्दी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और आज हम इनके बारे में इतने डीपली फैक्ट लेंगे, यानी कि इतने डीपली फैक्ट लेंगे इनकी स्टोरी और इनके वर्थ और इनकी और भी जो फैक्ट हैं उनको इतना डीपली लेंगे कि शायद आपने इससे पहले नहीं पढ़े होंगे, और आज के बाद आप गाल्सवर्दी के लिए में याद रखेंगे कि हाँ, वास्तव में गाल्सवर्दी के बारे में हिस्ट्री आपने सही बताई सर। तो आप देखेंगे बहुत अच्छे टॉपिक हैं, गाल्सवर्दी के पॉइंट हैं, तो इनके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारी स्टार्टिंग होनी चाहिए स्टूडेंट, बर्थ से होनी चाहिए। तो बर्थ तो मुख्य है ही इनका। अगर हम बात करें तो इनका जो बर्थ हुआ था, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था स्टूडेंट, वो हुआ था, देख पा रहे हैं आप, 14 अगस्त को और 1867 में, 1867 में 14 अगस्त, यानी कि 14 अगस्त 1867 में इनका बर्थ हुआ था। और ये किस शहर में, यानी कि कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, यूके, यानी इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। तो यानी कि, और कहाँ? किंगस्टन अपॉन थेम्स, यानी किंगस्टन अपॉन थेम्स, और ये जो एक नदी का नाम है थेम्स, और कहाँ पर? ये सरे प्लेस है, इसके पास एक सरे था, वहाँ पर ये हुआ था। कहाँ है ये? इंग्लैंड, यूके में है ये, तो ये यूके के हैं। तो नेक्स्ट इनके बारे में जो जानकारी होनी चाहिए हमें, तो इनकी डेथ के बारे में। तो स्टूडेंट, डेथ की बात करें तो 31 जनवरी 1933 को, यानी कि 31 जनवरी 1933 को इनकी डेथ हो गई थी स्टूडेंट। सॉरी, ये इनकी 65 वर्ष की आयु में, ये 65 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हो गई थी। ये कहाँ हुई थी? ये हैम्पस्टीड, यानी कि हैम्पस्टीड, लंदन, इंग्लैंड, यूके में ही इनकी मृत्यु हुई थी। हैम्पस्टीड में, जो हैम्पस्टीड जो है एक जगह है, किस शहर में है? लंदन में है। लंदन आपका कहाँ है? इंग्लैंड में है। इंग्लैंड जिसे हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, जिसका हिस्सा है। तो यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। अगर स्टूडेंट इनके पेरेंट्स की बात करें तो इनके जो पापा, यानी कि फादर जो थे, जो फादर का नाम है जॉन गाल्सवर्दी, यानी इन्हें सीनियर जॉन गाल्सवर्दी के नाम से जान सकते हैं हम, लेकिन जो इनका नाम था उसी नाम से इनके पिताजी थे, यानी कि पिताजी का नाम ही इनका नाम था जॉन गाल्सवर्दी। तो इन्हें सीनियर जॉन गाल्सवर्दी बोलते हैं, वो जूनियर बोल सकते हैं उन्हें। तो ये हैं आपके सीनियर जॉन गाल्सवर्दी, इनके फादर। और इनकी माता का नाम की बात करें हम लोग, तो स्टूडेंट इनकी माता है ब्लैंच वैली,
इनकी मदर का नाम है वो है ब्लैंच वेली। तो आगे इनके अगर हम शिक्षा दीक्षा की बात करें तो शिक्षा के बारे में बोले हम तो इन्होंने 2 कॉलेज अटेंड किए थे। सबसे पहले इन्होंने हैरो कॉलेज को अटेंड किया था। कहाँ, किसको अटेंड किया था? हैरो कॉलेज को। नेक्स्ट इसके बाद देन इन्होंने न्यू कॉलेज को अटेंड किया था। न्यू कॉलेज कहाँ था? ये ऑक्सफोर्ड में। ये न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में था सॉरी, इनको इन्होंने अटेंड किया था। इन्हें न्यू कॉलेज से इन्होंने लॉ की डिग्री ली थी। लॉ की पढ़ाई को इन्होंने क्या किया था? न्यू कॉलेज से किया था। और बाकी उससे पहले की पढ़ाई जो है हैरो कॉलेज से की थी इन्होंने स्टूडेंट सॉरी 1 सेकेंड। और इनकी बात करें स्पाउस, उनकी जो शादी हुई थी, शादी जो हुई थी बड़ा ही विचित्र मैटर है इनका शादी का, यानी कि बहुत ही अजीबोगरीब जैसा। इनकी जो शादी हुई थी वो एडा निमेसिस पियर्सन कूपर से हुई थी 1905 में। शादी क्या है स्टूडेंट, इनकी एक कजिन की वाइफ थी। ये थी एडा निमेसिस पियर्सन कूपर जो थी वो इनके कजन की वाइफ थी, यानी इनके एक चचेरे भाई की वाइफ थी। तो अब उनकी जो वाइफ थी उनसे इनका अफेयर शुरू हो गया था। किसका? जॉन गाल्सवर्दी का। अब ये जो जॉन गाल्सवर्दी का अफेयर शुरू हुआ था वो 1895 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था ये? 1895 में स्टूडेंट शुरू हो गया था ये। 1895 में इनका अफेयर शुरू हुआ था और 95 से लेकर के लगभग 10 साल तक इनका ये अफेयर चला। और अफेयर चलने के बाद में 10 साल के बाद इनका कज़न से, यानी कि इनके कज़न से एडा निमेसिस कूपर का अपने हस्बैंड से, यानी एडा निमेसिस पियर्सन कूपर का अपने हस्बैंड से क्या हुआ था? डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद, यानी डिवोर्स होने के बाद में 1905 में इन्होंने जॉन गाल्सवर्दी के साथ मैरिज कर ली, शादी कर ली। ये इनसे काफ़ी बड़ी थी। ये जो एडा निमेसिस पियर्सन कूपर थी वो जॉन गाल्सवर्दी से काफ़ी बड़ी थी एज में। तो समझ पा रहे होंगे कि ये जो थी इनके कज़न की वाइफ थी, लेकिन कज़न की वाइफ से इनका क्या हो गया था? डाइवोर्स हो गया। और डाइवोर्स होने के बाद इन्होंने इनसे शादी की थी। ठीक है, बात करते हैं हम लोग इनकी ऑक्यूपेशन की, यानी कि इनका काम क्या था। तो स्टूडेंट ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये 20th यानी कि 20वीं शताब्दी के इंग्लिश पोइट भी इन्हें कहा जाता है। 20वीं शताब्दी का इन्हें इंग्लिश पोइट भी कहा जाता है, इन्हें नॉवलिस्ट भी कहा जाता है और इन्हें प्ले राइट भी कहा जाता है। यानी प्ले भी लिखते थे, नॉवेल भी लिखते थे और ये पोइट भी थे, पोएम भी लिखते थे। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है इनका लिटरेचर के फील्ड में कहा जाए तो। इन्हें कुछ पुरस्कार भी दिए गए थे। मुख्य पुरस्कार की बात करते हैं, इनके क्या हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो स्टूडेंट जो ऑनर था, यानी ऑनर्स मिले थे इन्हें, जो ऑनर्स मिले थे तो एक सबसे पहला जो महत्वपूर्ण ऑनर्स 1921 में, कब? 1921 में मिले था। और जिसके लिए यानी कि 1921 में कहा जाए तो इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट, यानी पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। कहाँ? इंटरनेशनल पेन लिटरेरी क्लब के, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड हुए थे वो इंटरनेशनल पेन लिटरेरी क्लब के बने थे स्टूडेंट। तो ये पेन का अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या है आपका? पेन का कुछ नहीं, P फॉर पोएट, E फॉर एसिस्ट और N फॉर नॉवलिस्ट, यानी कि पोइट, एसिस्ट और नॉवलिस्ट के लिए इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था। ये 1921 में मिला था। सेकंड नंबर का जो पुरस्कार मिला इन्हें वो मिला था 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी कि इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का जो पुरस्कार से नवाजा गया वो 1929 को नवाजा गया इनको। इसके बाद स्टूडेंट इन्हें एक लास्ट नहीं कह सकते लेकिन थर्ड जो प्राइज है, बहुत ही महत्वपूर्ण इनका जो प्राइज है, ये बहुत महत्वपूर्ण नोबेल प्राइज। क्या है ये? नोबेल प्राइज है स्टूडेंट।
और ये लिटरेचर के लिए, यानी लिटरेचर के लिए इन्हें जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो 1932। कई बार पूछा गया, लाइन लगा के पूछा गया है, आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ जो मिला था इन्हें 1932 में मिला था। बहुत महत्वपूर्ण इन्हें प्राइज़ मिले हैं स्टूडेंट। देखो इनकी बात करें तो अब बहुत सारे फैक्ट आते हैं इनके बारे में। जॉन गाल्सवर्दी वाज बोर्न एट व्हाट इज नाउ known as Galsworthy House, then called Parkhurst, on Kingston Hill in Surrey, England। क्या है कि स्टूडेंट पहले ये जिस घर में रहते थे उस घर को पार्कस्ट यानी पार्कस्ट हाउस के नाम से जानते थे। उस घर का नाम जो था पार्कस्ट हाउस के नाम था, यानी पार्कस्ट के रूप में जाना जाता था जिसमें पहले ये रहते थे। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया। अब इसका जब नाम चेंज किया है वो नाम हो गया है गाल्सवर्दी हाउस। उस घर का नाम बोला जाता है वो अब गाल्सवर्दी हाउस के नाम से जाना जाता है, जो इनका किंगस्टन हिल पर, यानी किंगस्टन हिल पर बना है। किंगस्टन हिल सरे में बना है, यानी किंगस्टन हिल के पास में सरे में बना है। और ये कहाँ है? सरे इंग्लैंड में है। कहाँ? इंग्लैंड में है। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका, गाल्सवर्दी का, कि जो पहले जो थे जिस घर में रहते थे उससे पार्कस्ट हाउस के रूप में जाना जाता था, और जो कि अब गाल्सवर्दी हाउस के रूप में जाना जाता है। ही वाज बोर्न विद ए सिल्वर स्पून। वो कहा जाता है कि वो इतने धनाढ्य परिवार से थे, इतने यानी कि वेल फैमिली से थे कि उनके जन्म को ये बताया जाता है कि वो सिल्वर स्पून लेकर जन्म लिया था उन्होंने। सिल्वर स्पून को लेकर, यानी कि वो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए थे। वो इतने रिच फैमिली से थे, यानी कि ही वाज बोर्न विद ए सिल्वर स्पून। यानी कि कहा जाता है कि जॉन गाल्सवर्दी जो थे वो सिल्वर स्पून यानी चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से थे। तो इसकी बात करें आगे तो हिज फादर जॉन गाल्सवर्दी, यानी उनके पिता जो जॉन गाल्सवर्दी थे वो एक सॉलिसिटर थे, यानी कि लॉयर थे। क्या थे? लॉयर। यानी इनके फादर का जो बिजनेस था वो एक सॉलिसिटर यानी कि एक लॉयर का था। यानी इनके फादर जो थे एक लॉयर थे, वकील थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है हेंस हिज फैमिली वाज प्रॉस्पेरस एंड वेल एस्टेब्लिश्ड with a large property in Kingston upon Thames that is now the site of 3 schools: Marymount International School, Rugby Preparatory School and Holy Cross Preparatory School। इन्हें कि क्या बताया जाता है कि इसलिए उनकी जो फैमिली जो थी, उनकी जो फैमिली थी वो फैमिली इतनी रिच थी, इतना इनके पास प्रॉपर्टी था, इनके पास जो प्रॉपर्टी था वो बहुत सारा प्रॉपर्टी, यानी बहुत सारा इनके पास जो प्रॉपर्टी था वो आज के दौर में, यानी बहुत बड़ा प्रॉपर्टी था इनके पास, जो आज के दौर में वो प्रॉपर्टी 3 स्कूलों के पास बट गया है। यानी कि उनकी प्रॉपर्टी में अब 3 स्कूल हैं, जो यानी कि स्कूलों के पास है वो प्रॉपर्टी। क्या है? एक तो मेरीमाउंट स्कूल है, मेरीमाउंट जो भी इंटरनेशनल स्कूल है इसके पास है कुछ हिस्सा। दूसरा है रॉगबी प्रीपैटरी स्कूल है, कुछ हिस्सा इसके पास है। और इसके बाद में एक है आपका हॉली क्रॉस प्रीपैटरी स्कूल, कुछ हिस्सा इसके पास है। यानी कि पहले इनके पास एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता प्रॉपर्टी का, जो कि अब 3 स्कूलों में बढ़ चुका है। बहुत बड़े ये धनाढ्य थे अपने फैमिली से, बहुत रिच थे अपनी फैमिली में। इनकी फैमिली जो थी बहुत ही ज़्यादा रिच थी। देखो फ्रॉम 1881 to 1886 ये अटेंड हैरो कॉलेज। इन्होंने क्या किया था, इनकी पढ़ाई 1881 से 1886 तक तो इनकी हैरो स्कूल में हुई थी। कहाँ हुई थी स्टूडेंट? इनकी शुरुआती पढ़ाई जो हुई थी 1881 से 1886 तक की वो हैरो स्कूल में हुई थी। और इसके बाद ये लॉ की पढ़ाई करने के लिए ये फिर यानी कि लॉ की पढ़ाई करने के लिए ये न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड चले गए। कहाँ चले गए? ये न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में ये चले गए। न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड चले गए, जहाँ इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। किसकी पढ़ाई की थी? लॉ, यानी कि लॉयर बनने के लिए पढ़ाई की। ही टुक ए सेकंड इन लॉ।
यानी कि इनको एक डिग्री मिली थी ज्यूरी स्प्रूडेंटिया की डिग्री मिली थी ने ज्यूरी स्प्रूडेंटिया जो डिग्री मिली थी वो ऑक्सफोर्ड यानी ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गए थे। ऑक्सफोर्ड से 1889 में 1889 में इन्हें ज्यूरी स्प्रूडेंटिया की डिग्री मिली थी। देन ट्रेनेट यानी कि इसके बाद इन्होंने कुछ दिन ट्रेनिंग की और इन्हें जो ट्रेन किया था वो बैरिस्टर यानी कि बैरिस्टर के रूप में इन्हें ट्रेन किया गया। वहाँ से जो डिग्री मिली उसके बाद में इन्हें वार इन लिंकोलन इन के नाम से जाना गया। 1890 में इनके लिए 1890 में लिंकोलन्स यानी कि इनके रूप में इन्हें जाना गया। क्या हुआ आगे? However, Galsworthy was not kept to begin practicing law and instead travelled abroad to look after the family shipping business. जैसा कर रहे थे वैसा नहीं हुआ। क्या किया इन्होंने? गाल्सवर्दी ने जो प्रैक्टिस की थी लॉ की उसको छोड़ दिया और तत्काल ही वो विदेशों में घूमने के लिए निकल गए। लॉ की प्रैक्टिस को उन्होंने छोड़ दिया, विदेशों में घूमने चले गए। क्यों गए थे? क्योंकि इनकी फैमिली का एक बिजनेस था, शिपिंग बिजनेस। क्या था? इनकी फैमिली का जो बिजनेस था वो शिपिंग बिजनेस था, यानी कि जहाज़ों का बिजनेस था। और इनके द्वारा ये घूमने के लिए अपनी फैमिली के बिजनेस को देखने के लिए ये क्या हो गए? घूमने निकल गए विदेशों में, बाहर विदेशों में घूमने निकल गए। ये प्रैक्टिस इन्होंने लॉ की छोड़ दी। अब क्या हुआ? इन 1891 ही जर्नीड यानी कि उन्होंने यात्रा शुरू की 1891 में और द राउंड वर्ल्ड फॉर 2 years और 2 वर्षों तक इन्होंने पूरे वर्ल्ड को, विश्व को घूमा। और इस विश्व में इन्होंने कनाडा घूमा, ऑस्ट्रेलिया घूमा, एशिया घूमा और साउथ सीज जो भी थे, समुद्र से थे, उनको भी इन्होंने घूमा। कितने? 2 वर्षों तक। 1891 में शुरू किया इन्होंने और इन्होंने 1891 से शुरू करके पूरे 2 वर्षों तक ये घूमते रहे। और घूमते घूमते इन्होंने क्या किया? कनाडा घूमा, ऑस्ट्रेलिया घूमा, एशिया और साउथ सीज को इन्होंने खूब घूमा। इसके बाद में क्या हुआ? ड्यूरिंग दीज ट्रेवल्स ही मेट जोसेफ कॉनरेड इन 1893 और इसी समय घूमते हुए ये जोसेफ एनर्ड से मिले, यानी कि कॉनर्ड से मिले। और ये कब मिले थे? 1893 मिले। देन ही फर्स्ट मेट ऑफ ए सेलिंग शिप मूरिड और एक शिप बेचने वाले मूरिड इन द हार्बर ऑफ एडलाइड ऑस्ट्रेलिया एंड द 2 फ्यूचर नोबलिस्ट। इस समय एक मूर से मिले, यानी कि शिप बेचने वाले इस मूर से मिले। और इसके बाद में 2 एक ऐसे भविष्य के नोबलिस्टों से मिले जो इनकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। इनकी क्या थे? बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका इन 1895 ही बिगिन an affair with Ada Nemesis Pearson Cooper, the wife of his cousin Major Arthur Galsworthy. 10 years later, after her divorce, they married on 23rd September 1905 and stayed together until his death in 1993. Before their marriage, they often stayed clandestinely in a farmhouse called Winston in the village of Manhattan of Dartmoor, Devon. क्या है इसमें? देखो स्टूडेंट, बड़ा ही अच्छा फैक्ट दिया है। मैंने पीछे बताया था आपको, जॉन गाल्सवर्दी जो थे, इनका एडा नेमेसिस
इनका एडा निमेसिस पियर्सन कूपर के साथ में अफेयर स्टार्ट हुआ था 1895 में। कब? 1895 में इनका इनके साथ में अफेयर स्टार्ट हुआ था। जो इनके कजिन की वाइफ थी, इनका नाम मेजर आर्थर गाल्सवर्दी था। मेजर आर्थर गाल्सवर्दी इनके अंकल थे, उनकी वाइफ थी। इनसे 10 वर्षों तक अफेयर चला और अफेयर के बाद इनका डाइवोर्स हो गया। और डाइवोर्स के बाद में इन्होंने 23 सितंबर 1905 में शादी कर ली। किन्ने? जॉन गाल्सवर्दी ने अपने कज़न की वाइफ से 1905 में जब इनका डाइवोर्स हो गया तब इसके बाद शादी की। और ये क्या हुए? स्टेड टुगेदर अंटिल ही डेथ इन 93। और ये जब तक साथ रहे, जब तक इनकी डेथ ना हुई 1993 तक ये अपने दोनों लोग साथ रहे। बिफोर मैरिज दे ऑफन स्टेड क्लैंडस्टिनी। और जैसे जब ये शादी हुई, यानी कि शादी से पहले ये फार्म हाउस पे घूमने गए, जिसके लिए यानी फार्म हाउस पे रुके थे, जिसके लिए बोला जाता है, जिसका नाम था बिंगस्टन इन द विलेज ऑफ मैनाटॉन ऑन डार्टमूर डेवन, जो डार्टमूर डेवन में है, जिस पे बिंगस्टन नाम है, जहाँ पर ये ठहरे थे। शादी से पहले ये लोग घूमने गए थे। इन 1997 हिज बिगन हिज लिटरेरी कैरियर विद ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, यानी कि सबसे पहले इनका एक वर्क आया था 1897 में, जब इन्होंने लिटरेरी कैरियर के रूप में स्टार्टिंग की थी, यानी कि लिखना शुरू किया था। तो एक शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखी थी। स्टार्टिंग में शॉर्ट स्टोरीज जो लिखी थी, वो शॉर्ट स्टोरी का जो कलेक्शन आया था उसको इन्होंने बोला था फ्रॉम द फोर विंड्स। और फ्रॉम द फोर विंड्स जो आया था, जो इन्होंने पब्लिश्ड कराया, जो पब्लिश्ड हुआ, तो इनके एक ओरिजिनल नेम से पब्लिश नहीं हुआ। इनका एक पेन नेम था जॉन सिंजॉन। क्या था? पेन नेम था जॉन सिंजॉन। जॉन सिंजॉन के नाम से इन्होंने पब्लिश किया, अपने ओरिजिनल नेम से पब्लिश नहीं किया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था ये बहुत ही रिच और धनाढ्य फैमिली से बिलोंग करते थे। और इनकी फैमिली में ये माना जाता था कि ये राइटिंग करना या फिर डांसिंग करना या फिर सिंगिंग करना ये बहुत ही गलत काम है, एक बहुत नीचे तबके का काम है। इसलिए ये क्या थे, इस वजह से अपने ओरिजिनल नाम से पब्लिश नहीं करना चाह रहे थे और इसलिए नहीं किया था। और इन्होंने अपने एक जूडो टाइप का नेम, पेन नेम ले लिया था, जॉन सिंजॉन नाम से इन्होंने पब्लिश किया। और कहीं ये भी सोच रहे थे, ये भी डर था कि कहीं फेल ना हो जाए, फ्लॉप ना हो जाए, और यही हुआ इनके साथ। इट वाज ए फेल्यूर। और इसमें क्या हो गई? ये फेल हो गए, यानी ये वाला जो कलेक्शन आया था वो इनका फेल हो गया था। ही कॉल्ड इट। और इन्होंने जब ये फेल्ड हो गया था तो उन्होंने इसको बोला था माई फर्स्ट सिन, ये मेरा पहला पाप है। सेवरल ऑफ हिज अर्ली नॉवेल्स वर पब्लिश्ड अंडर द पेन नेम ऑफ जॉन सिंजॉन। और इसके बाद इन्होंने बहुत सारे वर्क अपने जॉन सिंजॉन के नाम से पब्लिश किए थे। वट क्या हुआ? इन 1898 इज फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल। और इनका सबसे पहला नॉवेल जो फुल लेंथ यानी बड़ा सा नॉवेल, यानी कि पूरी लेंथ का जो नॉवेल आया था वो इनका जॉसलिन आया। क्या आया? जॉसलिन आया, जो पब्लिश्ड हुआ था। ये भी इनका जॉन सिंजॉन के पेन नेम में ही पब्लिश हुआ था। इन्होंने ये जो सबसे पहला फुल लेंथ नॉवेल जो इन्होंने पब्लिश किया था वो जॉन सिंजॉन नाम से ही पब्लिश किया था 1898 को। क्या हुआ 1898? अब तक ये लिखते रहे। जब ये 1904 में, अब ये 1904 तक ये लगातार उसको लिखते रहे थे पेन नेम में, लेकिन 1904 से इन्होंने ही वेड गुड बाय कर दिया और उन्होंने इस पेन नेम को छोड़ दिया, गुड बाय कर दिया इस पेन नेम, अपने पेन नेम को, एंड स्टार्टेड राइटिंग अंडर हिज रियल नेम। और अब से 1904 से इन्होंने अपने वास्तविक नाम से लिखना स्टार्टिंग किया था। द आइलैंड फारसीज 1904 वाज हिज फर्स्ट वर्क दैट अपीयर्ड अंडर हिज ओन नेम। यानी कि उनका पहला जो वर्क आया था
द आइलैंड फारसीज आया था, आइलैंड फारसीज आया था 1904 में। ये इनका पहला वर्क था जो इनके ओरिजिनल नेम से आया था, यानी ओरिजिनल नेम से इन्होंने पब्लिश्ड किया था। इसके बाद में इनके बहुत सारे वर्क आए, जिनमें देखते हैं 1906 ही मेड विद हिज रियल सक्सेस विद हिज फर्स्ट प्ले, यानी कि ही गलत लिखा है यहाँ पे, ई बनेगा HEHI नहीं बनेगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करें आप। इन 1906 ही मेड विद हिज रियल सक्सेस, और उनके लिए 1906 में वास्तविक सफलता मिली, वास्तव में ये सफल हो गए जब इनका पहला प्ले आया था सिल्वर बॉक्स। ये सिल्वर बॉक्स से इन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली थी। इनका लिटरेरी कैरियर सफल जो हुआ, सक्सेस जो हुआ, वो सिल्वर बॉक्स से हुआ था जो 1906 में आया था। इन्हें वास्तविक सफलता मिली, और इसके बाद में यानी कि लेटर ऑन इन द ईयर, और कुछ समय बाद इनके लिए एक और, यानी कि हिज फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल, और एक दूसरा इन्होंने नोवेल को भी इसी सन में यानी 1906 में ही पब्लिश किया था, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। इससे भी इन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली। इनका पहला नोवेल था ये द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, और जो सिल्वर बॉक्स है ये पहला प्ले है, और द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो पहला इनका नोवेल है जो इन्होंने अपने ओरिजिनल नाम में ही लिखा है, और जो 1906 में लिखा गया था। was published which introduced the world to the फोरसाइट सागा। और ये एक बहुत बड़े नॉवेल की एक बुक है, यानी एक पार्ट है, सब बहुत बड़ा जो नॉवेल है वो है फोरसाइट सागा के नाम से जानता है पूरा संसार। और फोरसाइट सागा का ये जो पहला बुक है, उस पहले बुक का नाम है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी ये बहुत सफलता दिलाता है, पहला इनका नॉवेल होता है। तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी द फर्स्ट बुक ऑफ ए फोरसाइट ट्रायोलॉजी, यानी कि फोरसाइट ट्रायोलॉजी के नाम से जाना जाता है फोरसाइट सागा के लिए। इसमें 3 बुक्स हैं, 3 पार्ट हैं। तो जो पहली बुक्स है, जो पहला पार्ट है, उसका नाम था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। इन 1909 गाल्सवर्दीज स्ट्राइफ इज ए 3-act play was produced. It was his 3rd play and the most successful of the 3. ये इनका तीसरा प्ले है, यानी कि जो इनको सबसे ज़्यादा सफलता मिली, उन सफलता में यानी उन सफल प्लेस में ये स्ट्राइप जो है, तीसरे नंबर का स्ट्राइप जो है, तीसरे नंबर का प्ले है, ये बहुत ही सफल इनका प्ले है 3rd प्ले में। और जो 3-act प्ले है, ये क्या है, 3-act प्ले है, यानी कि बहुत ही सफल, ये सक्सेसफुल रहा था इनका प्ले ये। इन 1910 में ही पब्लिश्ड ए प्ले जस्टिस, और 1909 में तो वो पब्लिश किया, लेकिन 1910 में इन्होंने एक प्ले को पब्लिश किया था जिसका नाम था जस्टिस। क्या था ये, जस्टिस को प्ले किया था, प्ले को इन्होंने पब्लिश किया, और ये 1910 में किया। जो क्या करता है, एक क्लास इनजस्टिस को दिखाता है, यानी कि रिच और पुअर क्लास के बारे में ये डिफाइन करता है। इन 1912 ही मेड अ टूर ऑफ द स्लाउटर हाउस इन इंग्लैंड एंड रोट ए रिपोर्ट ऑन द इनह्यूमन मेथड्स of slaughtering animals, the slaughter of animals for food 1913। इन्होंने क्या किया था, 1912 में एक टूर को विजिट किया था, यानी एक टूर बनाया था जिस पर ये स्लाउटर को गए थे। इस टूर में जो स्लाउटर को विजिट किया था इन्होंने इंग्लैंड में, और इस पर एक रिपोर्ट लिखी थी, और रिपोर्ट का नाम जो इन्होंने लिखा था इनह्यूमन मेथड, यानी इन्होंने रिपोर्ट जो लिखी थी वो इनह्यूमन मेथड यानी कि अमानवता पर लिखी थी। और जहाँ इसका नाम जो रखा था इन्होंने वो स्लाउटरिंग एनिमल्स, यानी कि द स्लाउटर ऑफ एनिमल्स फॉर फूड 1933 में ये पब्लिश्ड हुई थी, इन्होंने ये वर्क लिखा था। अगले देखते हैं, ही रिफ्यूज्ड। ये इतने, अगर इनका अंदाज़ा लगाया जाए तो ये बहुत ही धनाढ़ और रिच फैमिली से थे। इन्हें किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती थी, ये पुरस्कार नहीं लेना चाहते थे, इन्हें पैसे की इतनी ज़्यादा वो नहीं थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, ही रिफ्यूज नाइटहुड, इन्हें एक नाइटहुड की उपाधि दी गई थी 1917 में, यानी 1917 में इन्हें एक उपाधि दी गई थी, और उस उपाधि का नाम था नाइटहुड। प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज ऑन प्रिंसिपल सेइंग दैट, उनके द्वारा कहा गया था, यानी कि डेविड लॉयड के द्वारा, राइटिंग वाज इट्स ऑन रिवार्ड,
यानी कि इन्होंने मना कर दिया इस उपाधि को, और उन्होंने कहा था कि एक राइटर का अवार्ड जो होता है वो उसकी राइटिंग से आना चाहिए, ना कि किसी और काम से। ये तो मेरा कर्तव्य था, मेरा धर्म था लोगों की सेवा करना, बताना लोगों के बारे में, लेकिन मुझे किसी भी उपाधि की ज़रूरत नहीं है। सेइंग दैट राइटिंग वाज इट इटसेल्फ ऑन रिवार्ड, द प्राइम मिनिस्टर वाज टू अनाउंस हिज नेम ऑन 1 जनवरी। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने 1 जनवरी 1918 को इस अवार्ड का अनाउंसमेंट कर दिया। तो ये रही इनकी हिस्ट्री के बारे में, कुछ फैक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होंगे, जो आपको अच्छे लगे होंगे। और इसके बाद में इनके बहुत सारे वर्क हैं, उन वर्क को एक एक करके पहले तो उनके बारे में हम देखेंगे, फिर उसके बाद 1 बाय 1 डिटेल से इनको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आप बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस टाइप की और भी जितने सारे वीडियो हम डालेंगे, जो भी हम जब भी लाइव आएंगे तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और बाकी आप लोग हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।